हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में उत्पादन फलन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उत्पादन की एक इकाई को बढ़ाने पर टीपी में होने वाली वृद्धि डैश कहलाती है। यानी क्वेश्चन में आपको बताया गया है ये मान लीजिए खेत है और इसमें एक श्रमिक कार्य करता है तो उत्पादन कम होता है, और दूसरा श्रमिक कार्य करेगा तो उत्पादन और बढ़ जाएगा। तो जब आपने दूसरे श्रमिक को कार्य पर लगाया तो आपके कुल उत्पादन में जो वृद्धि हुई तो उसे हम क्या कहेंगे? तो कुल उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसे हम कहेंगे सीमांत उत्पादन। क्या कहेंगे? सीमांत उत्पादन। यानी साधन की एक इकाई बढ़ाने से आपने एक श्रमिक को बढ़ाया था तो आपके कुल उत्पादन में जो भी वृद्धि हुई उसे क्या कहेंगे? सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। अल्पकालीन उत्पादन फलन को डैश कहा जाता है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्पकाल में क्या होता है, समय कम होता है तो उत्पादन के सभी साधनों को नहीं बढ़ाया जाता। उत्पादन के केवल एक या दो साधन में वृद्धि करके उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जाती है। इसलिए अल्पकालीन उत्पादन फलन को क्या कहा जाता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। परिवर्तनशील क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें केवल कुछ साधनों में ही परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि अल्पकाल में समय कम होता है। थर्ड क्वेश्चन, पैमाने के प्रतिफल का संबंध डैश काल अवधि से होता है। अर्थात आपसे पूछा गया है कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध किस समय अवधि से होता है? तो इसका संबंध होता है दीर्घ समय अवधि से। तो दीर्घ काल से क्यों होता है? क्योंकि जो पैमाना होता है, पैमाने का अर्थ होता है कि उत्पादन के सभी साधनों में एक साथ वृद्धि। तो दीर्घ काल में ही हम क्या कर सकते हैं? उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे है? दीर्घ काल से है। अगर पैमाने की जगह परिवर्तनशील प्रतिफल होता, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध होता तो दीर्घ काल की जगह आप क्या लगाते? अल्पकाल। और पैमाने का संबंध किससे होता है? दीर्घ काल से होता है। फोर्थ क्वेश्चन, अल्पकाल में एक विवेकशील उत्पादक स्वयं को उत्पादन की किस अवस्था में रखना पसंद करेगा? उत्पादन की ये 3 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ से 0 से उत्पादन बढ़ रहा है और बी बिंदु पर उत्पादन क्या है? अधिकतम है। तो ये कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज। तो एक विवेकशील यानी एक बुद्धिमान उत्पादक क्या करेगा? जहाँ अधिकतम उत्पादन मिलेगा उस स्टेज तक उत्पादन करेगा, और अधिकतम उत्पादन किस स्टेज पर मिल रहा है? सेकंड स्टेज पर। तो किस अवस्था तक में रहना पसंद करेगा विवेकशील उत्पादक? सेकंड स्टेज में रहना पसंद करेगा, द्वितीय अवस्था में रहना पसंद करेगा। जब MP शून्य होता है, ये देखिए ये MP है और यहाँ पर ये क्या है? शून्य है। ये x अक्ष को टच कर रहा है, ये क्या है? 0 बिंदु है। तो जब MP क्या होता है? शून्य होता है, तब ये TP का क्या होता है? तब TP जो है वो अधिकतम होता है। यहाँ पर ये लोएस्ट है और यहाँ पर ये क्या है? हाईएस्ट है। तो जब MP न्यूनतम होता है तो AP क्या होता है? अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। कुल उत्पादन डैश बिंदु तक बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ये कुल उत्पादन है, और ये देखिए जब ये तेज़ी से ऊपर जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? बढ़ती हुई दर से बढ़ना। तो ये K बिंदु तक ही बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। इसके बाद इसके ऊपर जाने की गति कम हो गई है, यानी ये बढ़ तो रहा है लेकिन कैसे बढ़ रहा है? घटती दर से। तो आपसे पूछा है कि जहाँ ये बढ़ती हुई दर से बढ़ता है कहाँ तक? तो ये क्या है? K से ये क्या हो रहा है? मुड़ रहा है। तो कहाँ तक बढ़ती हुई दर से बढ़ता है? मोड़ बिंदु तक। इसे बोलते हैं टर्निंग पॉइंट या इन्फ्लेशन पॉइंट। K बिंदु को टर्निंग पॉइंट या इन्फ्लेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से कब तक बढ़ता है? मोड़ बिंदु तक बढ़ता है। 7 क्वेश्चन, साधनों के डैश संयोग के कारण उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है।
साधनों के कैसे संयोग के कारण ये आपका खेत है और इसमें आप एक श्रमिक से उत्पादन करवाते हैं। खेत बड़ा है, श्रमिक एक है, दूसरा लगाएंगे तो उत्पादन में और वृद्धि होगी, तीसरे से और वृद्धि होगी, चौथे से और वृद्धि होगी। लेकिन खेत की भी एक सीमा है। अब क्या है कि अधिकतम उत्पादन हो रहा है, यानी खेत में जितने श्रमिकों की आवश्यकता थी वे काम कर रहे हैं, अनुकूलतम सहयोग मिल गया। तो यहाँ तक क्या होगा, आप जितना श्रमिक बढ़ाएंगे तो उत्पादन और अधिक बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद यदि आप श्रमिक को बढ़ाएंगे तो उत्पादन घटेगा। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम में क्या होता है कि उत्पादन कब तक बढ़ता है, जब तक कि अनुकूलतम संयोग नहीं मिल जाता है। तो आपके क्वेश्चन में भी ये था साधनों के डैश संयोग, तो कौन से संयोग, अनुकूलतम संयोग। कौन से संयोग, अनुकूलतम संयोग, ऑप्टिमम है ना, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। अनुकूलतम संयोग तक उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। और अनुकूलतम संयोग के बाद कौन सा नियम लागू होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्शल के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम डैश उद्योगों पर लागू नहीं होता। तो ये उत्पत्ति ह्रास नियम किस उद्योग पर लागू नहीं होता, निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग पर उत्पत्ति ह्रास नियम क्यों लागू नहीं होता, क्योंकि उत्पत्ति ह्रास नियम की शर्त है कि इसमें एक साधन को हम क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं। एक या कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं और कुछ साधनों को हम क्या करते हैं, वेरिएबल परिवर्तनशील रखते हैं। जैसे हमने भूमि को क्या किया, स्थिर रखते हैं, और श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन करके हम उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो ये क्या है, उत्पत्ति ह्रास नियम। तो जब हम अनुकूलतम संयोग के बाद क्या होता है, उत्पादन घटने लगता है, तो उत्पत्ति ह्रास नियम हो जाता है। परंतु निर्माणी उद्योग में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि निर्माणी उद्योग में हम सभी साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में। इसलिए उत्पत्ति ह्रास नियम कहाँ लागू नहीं होता, निर्माणी उद्योगों पर लागू नहीं होता। वो कहाँ लागू होता है, कृषि। अगर ये भी याद है आपको क्वेश्चन कि मार्शल के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम किस क्षेत्र में लागू होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र पर लागू होता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच डैश नियम होता है। कौन सा नियम होता है, देखिए, जब आप उत्पादन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आप जितना लागत लगाते हैं उससे अधिक उत्पादन होता है, तो क्या हो जाएगा, उत्पत्ति वृद्धि नियम। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप जितना लगाते हैं उतना ही उत्पादन होता है, तो वो उत्पत्ति समता नियम। और थर्ड अवस्था में क्या होता है कि आप जितना लगाते हैं उससे कम उत्पादन होता है, तो वो क्या हो जाएगा, उत्पत्ति ह्रास नियम। तो उत्पत्ति वृद्धि और उत्पत्ति ह्रास के बीच में कौन सा नियम होता है, उसके बीच में होता है उत्पत्ति समता नियम। तो उत्पत्ति वृद्धि और उत्पत्ति ह्रास के बीच डैश नियम लागू होता है, उत्पत्ति समता नियम लागू होता है। उत्पादन फलन डैश निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष का मतलब होता है कि उत्पादन फलन का संबंध किससे नहीं होता है। तो पहले हम देखते हैं कि उत्पादन फलन क्या होता है। तो उत्पादन फलन में देखिए, आपको ये बताते हैं कि ये उत्पादन के साधन हैं और ये क्या करते हैं, इनके द्वारा कितना उत्पादन संभव है, इनपुट की प्रोसेस से कितना उत्पादन संभव है। तो उत्पादन फलन में आपको उत्पादन के साधनों की मात्रा दी होती है और उत्पादन की भी मात्रा दी होती है। तो इसमें केवल मात्रा दी होती है, इसका संबंध उत्पादन की मात्रा से होता है, ना कि उत्पादन की कीमत से। इसलिए उत्पादन फलन किससे निरपेक्ष होता है, इसका किससे संबंध नहीं होता, उत्पादन की कीमत से इसका संबंध नहीं होता। ओके, थैंक यू।